चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया था। तो ये होगा पार्ट 2 और इसमें जो मैं बताऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और हमारा बाकी है, हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहला केस ये देखिए, अब ऐसे लिखिए केस 1। केस 1 मुझे चाहिए स्ट्रेस एट एनी पॉइंट बी बिलो दिस ग्राउंड लेवल। ये प्लान है ग्राउंड का। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर है, ओके। ये रेक्टेंगुलर, ये हो गया वाई और ये एक्सेस एक्स और ये है जेड एक्सिस। एंड दिस ग्राउंड इज लोडेड यूनिफॉर्मली Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लान है लेकिन लोडेड यूनिफॉर्मली है। तो हमको किसी भी, और इस रेक्टेंगल का मान लीजिए ये है लेंथ L और विड्थ है B। ठीक है, लेंथ है L, विड्थ है B और यूनिफॉर्मली लोडेड है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था जो रेक्टेंगुलर केस जो बोजिनेक्स थ्योरी और वेस्टरगार्ड थ्योरी में देखा था, वहां पे देखा था पॉइंट लोड एक्ट कर रही थी, लेकिन यहां पर लोडिंग पहले से ही दिया हुआ है। सो आपको ये तो पता चल गया कि हमको निकालना है किसी एक पॉइंट P पर। मान लो ये एक पॉइंट P है जो हम लेंगे अगेन एट कॉर्नर, एट एनी कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, किसी एक कॉर्नर पर लेंगे पॉइंट Z मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। तो यहां पर सिग्मा Z कितना एक्ट कर रहा है ये हमको निकालना है। वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड कितना एक्ट कर रहा है, सिग्मा जेड एट पॉइंट P हमको ये निकालना है, प्रोवाइडेड दी रेक्टेंगुलर प्लान एरिया इज यूनिफॉर्मली लोडेड। ठीक है, यहां पर पॉइंट लोड नहीं है, इसे ध्यान से देखिए। पहले पॉइंट लोड लिया जाता था। तो ये तो आपको पता है ना कि सिग्मा जेड जो होगा वो होगा, चूंकि ये होगा के बी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोजिनेस थ्योरी हम देखेंगे के बी इंटू क्यू हो जाएगा डायरेक्टली। यहां पर के बी इंटू क्यू होना है। तो बात कहां फंस रही है, बात सिर्फ यहां फंस रही है के बी का वैल्यू। तो मैं अभी एक वैल्यू लिखूंगा, एक बहुत लंबा फॉर्मूला लिखूंगा, बहुत ही बड़ा सा। गेट के लिए उसे याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब आईएएस के एग्जाम में आप जाओगे तो कन्वेंशनल के लिए एक ना एक बार उस केबी का वैल्यू को इस केस का ध्यान में रख लेना, क्योंकि कन्वेंशनल में 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आया भी है। ठीक है, तो इस केस में जो केबी होता है ये होता है 1/4 पाई। देखिए बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस कम से कम 2-4 न्यूमेरिकल बनाओगे तभी। ठीक है, तो 1/4 पाई 2 टाइम्स m इंटू एन, साफ साफ लिखिएगा, m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 हाफ डिवाइडेड ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगेन मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अगेन यहां पर प्लस है tan इनवर्स ब्रैकेट 2mn। यहां पर जगह नहीं होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, ये प्लस में है। ठीक है, इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा इसके बाद वाला लिखूंगा। यहां पर tan इनवर्स 2mn m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का ब्रैकेट पावर हाफ डिवाइडेड ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1। ओके, इतना बड़ा फॉर्मूला, क्या आपको उम्मीद है कि इतना बड़ा फॉर्मूला से सवाल आएगा गेट में? गेट के लिए नहीं ध्यान में रखना है, ईएससी में 5 मार्क, वो भी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कुछ भी पूछता है। ठीक है,
ये याद रखना है। क्वेश्चन आया है 2 से 3 बार, क्वेश्चन आ चुका है कन्वेंशनल के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो पता चल गया कि ये होता है केबी का वैल्यू, लेकिन ये जो पैरामीटर्स है एम एंड एन ये क्या है? तो देखिए एम जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है, एल बाई जेड, और एन जो होता है वो होता है बी बाई जेड। एल क्या है? लेंथ, बी क्या है? विड्थ, और जेड क्या है? डेप्थ। ओके, समझ में आया? नहीं आया होगा, याद रखना है। इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकता, इसे याद रखना है, किसी भी तरह याद रखना है। कन्वेंशनल के लिए गेट में राहत है, गेट के लिए ये जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा है, ना ही पूछेगा कभी, लेकिन आईएएस कन्वेंशनल आ सकता है, वो कुछ भी पूछेंगे। तो ये है केस 1, एक्चुअली केस 1 नहीं है, ये है लॉजिक, ये एक फॉर्मूला न्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड रेक्टेंगुलर एरिया अगर है तो, अकॉर्डिंग टू बोजिनेक्स थ्योरी। ये किस थ्योरी के हिसाब से? ये है बोजिनेक्स थ्योरी, बोजिनेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए इसी का और एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। इसमें मान लो केस ए लिखिए, केस ए, ये कुछ ऐसा है, ये जो बताऊंगा देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया है, प्लान एरिया, ये सब कौन सा एरिया है? प्लान एरिया, प्लान है, आप ऊपर से देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर प्लान है, ठीक है। अब पॉइंट पी जो था ना वो है यहां पर, माने कि प्लान पर अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे कहीं यहां आ रहा होगा, एट जेड डेप्थ बिलो, जेड डेप्थ बिलो, ठीक है, जेड यूनिट। इस पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, यहां पर अब निकालना है आपको सिग्मा जेड कितना होगा अगर ये प्लान यूनिफॉर्मली लोडेड है, ठीक है। लोड है क्यू, क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स यूनिफॉर्मली लोडेड प्लान, ठीक है, प्लान एरिया, ये एरिया यूनिफॉर्मली लोडेड है, और ये जो पॉइंट पी है कहीं इनसाइड द प्लान एरिया लाई कर रही है, लेकिन अभी तक हमने जो कंडीशन पढ़ा था वो कहीं एक कॉर्नर पर था, सभी रिजल्ट जो है वो किसी एक कॉर्नर पर हम निकालते थे, लेकिन इस केस में क्या हो गया कि इनसाइड द रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है। तो इस केस में हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ना कि इस पॉइंट पी से हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का मतलब ये देखिए, मैं क्या करूंगा, इस प्लान एरिया को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, ओके। ये है पॉइंट पी, और इसे मैं कहूंगा रेक्टेंगल नंबर 1, ये रेक्टेंगल नंबर 2, ये रेक्टेंगल नंबर 3, ये रेक्टेंगल नंबर 4। समझ में आया? अब पॉइंट पी यहां है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सिग्मा जेड ड्यू टू क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्टिंग ऑन द टोटल एरिया एट पॉइंट पी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बता दूंगा कि ड्यू टू दिस एरिया, इसके कॉर्नर पर, रेक्टेंगल 1 के कॉर्नर पर पी है, रेक्टेंगल नंबर 4 के कॉर्नर पर भी पी है, रेक्टेंगल नंबर 2 के कॉर्नर पर भी पी है, रेक्टेंगल नंबर 3 के कॉर्नर पर भी पी है। तो मैं क्या करूंगा, इनके कॉर्नर के कारण जो स्ट्रेस आएगा उनका समेशन कर दूंगा। कहने का मतलब है, पहले ये इसको मान लीजिए ये L1 है, यहां से यहां तक ये L1 हो गया, ये हो गया L2, ठीक है, और ये है B1 और ये है B2, ओके। अब मुझे निकालना है सिग्मा जेड एट P। तो मैं क्या करूंगा कि सिग्मा जेड एट P मैं लिखूंगा सिग्मा जेड एट P ड्यू टू रेक्टेंगल 1 प्लस सिग्मा जेड एट P ड्यू टू रेक्टेंगल 2 प्लस सिग्मा जेड एट P ड्यू टू रेक्टेंगल नंबर 3 प्लस सिग्मा जेड
एट P ड्यू टू रेक्टेंगल नंबर 4। आइडिया लगा? तो इसी को अगर आप एक्सपांड करोगे तो कैसे कर सकते हो? Bosing's 1 KB1 इंटू क्यू प्लस KB2 इंटू क्यू प्लस KB3 इंटू क्यू प्लस KB4 इंटू क्यू। क्यू तो वही है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। तो हर एक रेक्टेंगल एरिया पर हर एक सेगमेंट है, यहाँ भी क्यू लग रहा है, यहाँ भी क्यू लग रहा है, यहाँ भी क्यू, यू तो यूनिफॉर्मली लोडेड है। ठीक है, तो सब जगह क्यू तो यूनिफॉर्म हो गया। तो KB1, KB2, KB3 एंड KB4 हमको निकालना होगा। तो KB1 एक बता देता हूं, देखिए KB1 में हमको यूज करना है M1 एंड N1। तो Z तो कांस्टेंट है, ये क्या है, डेप्थ, ये कांस्टेंट होगा। ओके, तो M1 बराबर कितना हो जाएगा? M1 का रेशियो क्या होता है? M1 होता है लेंथ ओवर M होता है लेंथ ओवर डेप्थ ना। तो यहां पर लेंथ L बाई जेड में अगर लिखूंगा तो L कौन सा L लूंगा? देखिए रेक्टेंगुलर एरिया 1 पर कौन सा इंफ्लुएंस आएगा, किस लेंथ का? L2 का इंफ्लुएंस आएगा क्या? ये वाला लेंथ, रेक्टेंगल 1 का लेंथ कितना है? L2 है। ठीक है, तो M1 क्या हो जाएगा? L2 ओवर जेड। सिमिलरली N1 क्या हो जाएगा? B1 ओवर जेड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से KB2 अगर आप निकालोगे तो यहां पर M2 एंड N2 यूज करोगे। ठीक है, तो M2 क्या होगा? L1 बाई जेड और N2 क्या होगा? B1 बाई जेड। ठीक है, उसी तरह से M3 क्या होगा? L1 बाई जेड एंड N3 क्या होगा? B2 बाई जेड। M4 L2 बाई जेड एंड B4 B2 बाई जेड। ठीक है, और KB का फॉर्मूला आपको पता है कौन सा? वही बड़ा वाला जो मैंने लिखा था, उस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और K1, KB1, KB2, KB3, KB4 निकालना है और हमको फाइनली स्ट्रेस बता देना है एट पॉइंट P। समझ में आया? इस तरह से करना है अगर यूनिफॉर्मली लोडेड है। तो ये तो हो गया एक केस जहां पर जो पॉइंट P लाई कर रही थी वो थी इन दी प्लान एरिया, रेक्टेंगुलर प्लान एरिया के अंदर था पॉइंट P। अगर और एक केस लिखिए, केस B, अगर ऐसा हो कि ये है यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया है ये वाला, यूनिफॉर्मली लोडेड है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यहां पर लोड है और पॉइंट P कहीं लाई कर रहा है यहां पर। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेट है x, y, माने कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द रेक्टेंगुलरली लोडेड एरिया। तो इन दिस केस स्ट्रेस सिग्मा जेड एट एनी डेप्थ बिलो। ठीक है, यहां पर मान लो इस पॉइंट पर ये डेप्थ है जेड। ठीक है, ये जेड डेप्थ है, तो इस जेड डेप्थ पर P x, y जो होगा यहां पर सिग्मा जेड कितना एक्ट कर रहा होगा, हमको ये बताना है। अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करे, आउटसाइड दी रेक्टेंगुलर एरिया, तो हमको क्या करना है? सेम रेक्टेंगल बनाना है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है, कॉर्नर पर स्ट्रेस निकालना। अगर मुझे कॉर्नर पर कैसे निकालना है ये पता है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट को कॉर्नर बनाने का कोशिश करूंगा, तो रेक्टेंगल बनाऊंगा, न्यू रेक्टेंगल्स बनाऊंगा। ठीक है, कुछ नए रेक्टेंगल बनाया, ये देखिए ऐसा, इस तरह से नया रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, और हर एक का नाम ले लीजिए। ये मान लीजिए Q है, ये पॉइंट, ये है R, ये है M, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है O और ये है N। मान लो इस तरह से रेक्टेंगुलर एरिया है, तो लोडिंग सिर्फ इसी एरिया पे है, यही वाला सेक्शन पे, और इसके कारण पॉइंट P पर कितना सिग्मा जेड आ रहा है एट एनी डेप्थ जेड, ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिएगा इक्वेशन कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? Q एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा प्लान एरिया? ABCD। ABCD प्लान एरिया के कारण
सिग्मा जेड, क्यू नहीं सिग्मा जेड लिखना है मुझे, हमको तो सिग्मा जेड निकालना है। सिग्मा जेड माने सिग्मा एट जेड डेप्थ बिलो दी टॉप, ठीक है, माने बिलो दी प्लान, बराबर क्या होगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये होगा, देखिए एक तो होगा k इंटू के ऑफ वॉजिनेक्स इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ क्यू एम बी एन क्यू टोटल एरिया इंटू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड माइनस, देखिए मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया के कारण, ये पॉइंट क्यू है, इस पूरे एरिया के कारण कितना स्ट्रेस आएगा वो लिखा। अब इससे मैं घटा दूंगा ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन बता रहा हूं, देखिए इससे मैं सब्ट्रैक्ट किया इफेक्ट ऑफ के क्यू आर सी एन क्यू, ओके, टाइम्स क्यू, ये घटा दिया। अब मुझे क्या घटाना है, अब मुझे घटाना है ये वाला पोर्शन, ये और ये एरिया घटाना है, तो चलिए अगेन माइनस ऑफ के क्यू एम ए ओ क्यू होगा इंटू क्यू। अब ये माइनस है, इक्वेशन जब लिखोगे आप, अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है ये वाला, ये बड़ा घटा दिया, अब इसे नेग्लेक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, प्लस लिख दूंगा क्या, जब इक्वेशन आप कंप्लीट लिखोगे तब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो प्लस के क्यू आर डी ओ क्यू होगा इंटू क्यू। सब चीज खत्म हो गया, तो बचा किसके कारण, सिर्फ एबीसीडी एरिया के कारण बच गया, तो सिर्फ एबीसीडी एरिया के कारण इस पॉइंट पर एट डेप्थ जेड कितना का स्ट्रेस मिलेगा ये निकल के आ गया। तो ये है सम स्पेशल केसेस था ये सब, तो ये समझ गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। अब और एक मेथड हम देखते हैं जो कि माइनर मेथड्स हैं, माइनर मेथड्स और अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड्स, अप्रोक्सीमेट मेथड्स में सबसे पहला हेडिंग लगाइए ट्रेपेजोइडल मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड। ये ट्रेपेजोइडल मेथड क्या है, ध्यान से देखिए, सिंपल है, आपने फाउंडेशन अगर सॉइल मैकेनिक्स का अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने सीपेज से, सेटलमेंट कंसोलिडेशन चैप्टर से, तो आपको ट्रेपेजोइडल मेथड बहुत जगह पे यूज किए होंगे, मैंने वहां पर भी समझाया हुआ है ट्रेपेजोइडल मेथड, ओके। ट्रेपेजोइडल मेथड देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है, पहले यहां बता देता हूं करना क्या है, ये मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है इस तरह से, मतलब ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर में बता दिया, तो यहां पर लोडिंग लग रही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और इस लोडिंग के कारण एट एनी पॉइंट P विच इज एट Z डेप्थ बिलो, ठीक है, Z यूनिट, मीटर नहीं यूनिट लिखिए स्टैंडर्ड होगा, Z यूनिट डेप्थ बिलो P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, वहां पर हमको वर्टिकली नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा Z कितना एक्ट कर रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अब हम यूज करेंगे ट्रेपेजोइडल मेथड, ओके, और ट्रेपेजोइडल मेथड में हम नहीं यूज करेंगे वोजिनेक्स एंड वेस्टरगार्ड, इन दोनों का थ्योरी को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जनरल मैथ्स, ठीक है, ये जनरल मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए ये है सिनेरियो, तो मान लो ये है आपका प्लान एरिया, यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रही है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोडिंग है। तो ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेक्शन व्यू है, ये सेक्शनल व्यू है, ओके, ये सेक्शनल व्यू होगा।
तो ट्रेपेजोइडल लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एट मान लो यहाँ पर आपको स्ट्रेस निकालना है किसी एक पॉइंट P पर, जो कि है जेड यूनिट डेप्थ बिलो, जेड यूनिट डेप्थ बिलो। ये मान लीजिए ये क्या है? ये विड्थ है, ये विड्थ ऑफ द प्लान एरिया। तो इसके कारण लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रेपेजोइडल, कुछ ऐसा होता है। यहां से यहां तक तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, सेम एरिया ले लीजिए। ओके, आपको एक ट्रेपेजियम टाइप का बनाना है। ये होगा जेड, ये भी जेड टाइम्स इस तरह का ये ट्रेपेजियम बन गया। ये क्या होगा? ये होगा n इंटू जेड। ये n क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन, n इंटू जेड। ओके, और ये b, तो टॉप वेट b और बॉटम वेट b प्लस 2nz। ओके, इस तरह का सिनेरियो है और हमको लोडिंग निकालना होता है। तो देखिए, अगर इसका प्लान बनाओगे, अगर यहां से समझ में नहीं आया तो प्लान देखिए, प्लान कैसे होगा? ये था रेक्टेंगुलर एरिया और उसका ये विड्थ था b। ओके, यही था विड्थ b और ये था लेंथ l मान लो, और यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रही थी q। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ट्रेपेजोइडल लोड डिस्ट्रीब्यूशन बताया बिलो दी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर ट्रेपेजोइडल लोडिंग करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्लान में ऐसा दिख रहा होगा, देखिएगा, बना रहा हूं, कंप्लीट होने दीजिए। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये मान लीजिए ये है सेक्शन 1-1 और ये है सेक्शन 2-2। तो मुझे ये बताइए सिर्फ कि सेक्शन 1-1 पे एरिया ऑफ प्लान, ठीक है, प्लान में बता रहा हूं, एरिया ऑफ प्लान एट सेक्शन 1-1 कितना होगा? L इंटू बी। ओके, अब एरिया ऑफ प्लान एट सेक्शन 2-2 कितना होगा बताइए? तो L प्लस 2 टाइम्स NZ इंटू बी प्लस 2 टाइम्स NZ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको लोडिंग निकालना है। अब Q अगर निकालोगे लोडिंग, तो Q निकालना है तो ये क्या होगा? Q इंटू बी इंटू एल। ओके, ये निकल के आपको लोड कितना एक्ट कर रहा है। ओके, ये निकला लोड कितना एक्ट कर रहा है। अब ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हुई इस हिसाब से, तब आपको पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस होगा, यहां पर सिग्मा जेड बताओ। तो ये कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई 2-2 सेक्शन का एरिया, और ये Q क्या होगा? ये Q होगा Q इंटू बी इंटू एल। समझ में आया? इस तरह से अप्लाई करके ट्रेपेजोइडल रूल हम एक स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ये है एक अप्रोक्सीमेट मेथड।
इसको निकालने के लिए कोई गहरा एनालिसिस, कोई गहरा सोच विचार में नहीं जाना हमको, समझ में आया? इसलिए इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स। ये तो था रेक्टेंगल के केस में। अगर इफ बी बराबर एल हो, एक स्क्वायर हो, ओके, तो वहां पर भी हमको ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लान एरिया था, ये बी और ये भी बी था, तो यहां पर भी हम ट्रेपेजोइडल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये जेड, तो ये एन जेड, ये बी और ये भी एन जेड। तो यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ एट दिस पॉइंट सिग्मा जेड कितना होगा? इस केस में सिग्मा जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा जेड बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, और कौन सा एरिया होगा? ये सेक्शन 1-1 है और ये सेक्शन 2-2 है, ठीक है? तो एरिया एट 2-2 सेक्शन, ठीक है? तो अब यहां पर क्यू कितना होगा? क्यू इंटू बी का स्क्वायर, और एरिया एट 2-2 सेक्शन क्या होगा? बी प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या है? सेक्शन 2-2 का एरिया, ओके। तो स्क्वायर के केस में ऐसा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये और कुछ है, एक स्ट्रिप फुटिंग है, एक स्ट्रिप फुटिंग। ये स्ट्रिप फुटिंग क्या है, जब हम फाउंडेशन पढ़ेंगे तो तब वहां पर डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको देता हूं अभी फिलहाल के लिए। स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है? ये देखिए, स्ट्रिप फुटिंग होता है कुछ ऐसा, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ओके। वो अधिक होता है, माने स्ट्रिप फुटिंग वो फुटिंग होता है जहां पर लेंथ इज फार 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 ग्रेटर देन बी। माने कि एक बाउंड्री वाल समझ लीजिए, बाउंड्री वाल के नीचे जो फुटिंग होगा वो होगा स्ट्रिप फुटिंग, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रही है क्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए क्यू किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रही है, यूनिफॉर्मली नहीं, लोड एक्ट कर रही है सिर्फ, इसे लिख लो आप क्यू, ठीक है? क्यू किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रही है, ओके। और ये क्यू किलो न्यूटन का लोड कितना होगा? ये जो क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्यू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। सो अब हमको निकालना है, इसके कारण भी एक ट्रेपेजोइडल वेरिएशन होगा ऑफ स्ट्रेस, इसके कारण भी एक ट्रेपेजोइडल वेरिएशन होगा। तो सेम, तो क्यू एट जेड डेप्थ बिलो हमको अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? क्यू एल इंटू बी डिवाइडेड ओवर एरिया एट जेड डेप्थ। जेड डेप्थ पर कितना एरिया होगा? बी प्लस 2 NZ इंटू एल प्लस 2 NZ। तो चूंकि यहां पर L इज फार फार ग्रेटर देन B, इसलिए L प्लस 2 NZ भी फार फार ग्रेटर देन B प्लस 2 NZ। तो हम क्या करेंगे, पूरे कैलकुलेशन में L वाला जो पैरामीटर है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। स्ट्रिप फुटिंग के केस में L को हमको कंसिडर ही नहीं करना है। तब हमारे पास क्या बच गया? क्यू नहीं, सिग्मा एट जेड हमारे पास ये बच गया क्या? क्यू इंटू बी डिवाइडेड ओवर, ये देखिए, बी प्लस 2 NZ। समझ में आया? तब यहां से आप मुझे बता दो इसका यूनिट किस फॉर्म में होगा? किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में होगा क्या? इसलिए वहां पे मैंने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया था, यही चीज बताने के लिए। किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में होगा, मतलब ये एक लाइन लोड होगा। समझ में आया? माने कि ये जो वाल है, आपको ये, अगर आप बाउंड्री वाल देखोगे, ठीक है,
तो इस बाउंड्री वॉल के कारण इस वाले स्ट्रक्चर पर एक लाइन लोड एक्ट कर रहा होगा यहां पर, जो कि होगा Q किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर यूनिट मीटर ऑफ लेंथ इतना का लोडिंग एक्ट कर रहा होगा। तो हमको इसको Q में बदलना था, तो हमने क्या किया, B से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको स्ट्रेस एट दिस लोकेशन निकालना था, एट एनी दैट जेड बिलो दिस ट्री फुटिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ इसका जो प्लान एरिया है B प्लस 2nz, उसे डिवाइड कर दिया। तो मिल गया क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये सब अप्रोक्सीमेट मेथड है, यही था अप्रोक्सीमेट मेथड। चलिए, अप्रोक्सीमेट मेथड को हमने खत्म कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम देखेंगे न्यू मेथड, जिसके करस्पॉन्डिंग ये वीडियो है, और उस मेथड का नाम है, हेडिंग लिखिए, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। तो मेक ए हेडिंग, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। ये टॉपिक हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम, देखिए मैं लिखता हूं, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, माने कि गेट के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट IESE के अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल, नॉट न्यूमेरिकल, प्लस शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इन कन्वेंशनल, उसके लिए ये टॉपिक का वेटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ में आया? तो ESE के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और इसका जो एजम्पशंस है, एजम्पशंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन पूछता है गेट में, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, या फिर कभी मैच द फॉलोइंग में। और ऑब्जेक्टिव के अंदर ESE के अंदर कैसे आएगा, असर्शन रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, वहां पर आ सकता है ऑब्जेक्टिव इसका एजम्पशन से, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेथड क्या है, सबसे पहले लिखिए इसके बारे में कि ये मेथड कहां पर अप्लाई होता है और ये मेथड है क्या, फिर मैं आपको समझा दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो लिखिए कि इन दिस मेथड हम करते क्या है इसमें। देखिए एक आइडिया दे देता हूं पहले। एक चार्ट होता है, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट हमको बनाना है, वो कुछ होता है इस तरह का, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रल पॉइंट होगा, और यहां से रेडियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इस तरह से रेडियल लाइंस पास होते हैं। ये है रेडियल लाइंस, और ये है कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब आपको पता है ना, एक ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये कोई एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग में एक सर्कल बनाऊंगा, और एक सर्कल बनाया उसका भी सेंटर यही पॉइंट होगा, और एक सर्कल बनाया उसका भी सेंटर यही पॉइंट होगा। तो ये सब सर्कल है कंसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाला, सेम सेंटर, ऑल दी सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, एंड दीज आर द रेडियल लाइन। रेडियल कहने का मतलब हो गया जो लाइन पासेस अलोंग दी रेडियस, ठीक है, मतलब फ्रॉम सेंटर उसका ओरिजिन होगा। समझ में आया, इसलिए रेडियल। तो चलिए इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड के बारे में, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड के बारे में कुछ लिखिए, ये कहां पर वैलिड है। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ए, होमोजेनस सॉइल, ठीक है, इलास्टिक,
सेमी इन्फिनाइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ वन आइसोट्रॉपिक। ये इंपॉर्टेंस इसका क्यों है मैं बताता हूं। देखिए, जब हमने बोजिनेक्स थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में बताता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और एक दो स्टेटमेंट लिखने के बाद पहले लिख लीजिए कुछ। तो ये कंडीशंस है जहां पर ये थ्योरी अप्लीकेबल है। सॉइल का ये कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए सेकंड कि स्ट्रेस ऐसे लिखिए, वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट P Z unit below ground can be calculated using this chart, ठीक है। इस चार्ट से हम ये निकाल लेंगे, ओके। बट द एडवांटेज, लेकिन इस चार्ट का यूज करने का एडवांटेज होगा कुछ ना कुछ, इसलिए तो हम ये एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो एडवांटेज क्या है? बट द एडवांटेज इज, इस तरह से है लिखा हुआ, आपको कहीं भी कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। चलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो देखिए, तो इसका एडवांटेज क्या है इस थ्योरी का, कि इट कैन बी यूज्ड applied on any plan area, समझ में आया? and any loading, ओके। तो ये यहां पर सुनहरे अक्षर में आप इस चीज को मेंशन करिए, एनी प्लान एरिया एंड ऑन एनी लोडिंग। अब इसका मतलब क्या है हम इसे समझते हैं। देखिए, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस थ्योरी। सबसे पहले हेडिंग बनाइए बोजिनेक्स, इस तरह से एक टेबल बनाइए, बोजिनेक्स थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी, फिर बनाइए न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। अब देखिए, इनके एजम्पशंस मैंने बार बार बताया, ऑब्जेक्टिव में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए इस तरह के टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बताया, इसका एजम्पशंस पर ही ध्यान देना अधिक से अधिक, और गेट के लिए वो दो फॉर्मूला केबी का वैल्यूज याद रखना होता है। तो देखिए, बोजिनेक्स थ्योरी वैलिड था सबसे पहले आइसोट्रॉपिक मीडियम सॉइल प्रोफाइल के लिए, आइसोट्रॉपिक, और ये था नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए वेस्टरगार्ड थ्योरी, और ये भी हो गया आइसोट्रॉपिक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैलिड है रेगुलर सॉइल प्रोफाइल, और ये है स्ट्रैटिफाइड सॉइल प्रोफाइल के लिए, समझ में आया? और न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड को भी हम यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्ट्रैटिफाइड सॉइल प्रोफाइल। हमको यूज कहां करना है इसको भी? रेगुलर, क्योंकि इसमें भी एजम्पशन है आइसोट्रॉपिक सॉइल प्रोफाइल होना चाहिए, रेगुलर सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए, बोजिनेक्स ने इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में अधिक डिस्कस नहीं किया था, नॉट डिस्कस्ड, लेकिन इन्होंने वेस्टरगार्ड साहब ने इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और इन्होंने ये बताया था कि जो सॉइल मीडियम है वो कुछ ऐसा है कि उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, माने कि लेटरल डायरेक्शंस में इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगा,
इन्फिनिटी यानी कि रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रही होगी लैटरल सॉइल। इन्होंने ये चीज बताया था। ओके, न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड के अंदर भी इलास्टिसिटी का उपयोग किया गया है। इलास्टिसिटी इज यूज्ड माने कि सॉइल प्रॉपर्टीज इज यूज्ड, ठीक है, टू फाइंड सिग्मा जेड। मैं रेडियल या फिर और कोई स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आप अगर मैं रेडियल का बात बताऊं तो रेडियल में एक प्रॉपर्टी यूज की है न्यू होता है लैटरल ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज बोलिनेस साहब ने भी किया होगा, लेकिन वो क्या निकालने के लिए, वो ये निकालने के लिए रेडियल स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, इनका डिफरेंस बता रहा हूं सिग्मा जेड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिग्मा जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये है एक जनरल व्यू, एक आइडिया कि ये तीनों थ्योरी का मेन डिफरेंस क्या है, बेस क्या है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस इन तीनों थ्योरी के बीच में ये हो गया कि बोजिनेस थ्योरी एप्लीकेबल था, उनका जो थ्योरी था वो डिराइव किया गया था एज्यूमिंग रेक्टेंगुलर प्लान एरिया। ठीक है, और पॉइंट लोड नॉर्मल एक्ट कर रहा हो, वो पॉइंट लोड भी नॉर्मल एक्ट कर रहा हो, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस एरिया प्लान एरिया, नॉर्मल लोड। ठीक है, नो शियर स्ट्रेस ऑन प्लान एरिया, नो शियर स्ट्रेस इनिशियली, माने कि इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। और इन्होंने जो स्ट्रेस निकाला था वो उनका जो कॉन्सेप्ट था जेड बिलो पॉइंट पी, ये किसी एक कॉर्नर पर निकाला हुआ था। इनका थ्योरी वैलिड था एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल। वेस्टरगार्ड थ्योरी भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता था कि हम निकालते थे एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लान एरिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लान एरिया है, इसका कोई एक कॉर्नर के नीचे जेड यूनिट नीचे एक पॉइंट है पी, यहाँ पर सिग्मा जेड कितना होगा यही हम निकालते थे यूजिंग वेस्टरगार्ड थ्योरी ऑल्सो। हाँ, लोडिंग तो आपको पॉइंट लोड ही था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो यहाँ पर जो मट्टी होगा, इस मट्टी का सेल्फ वेट दोनों ही थ्योरी में नेग्लेक्ट किया था, नेग्लेक्टेड। ठीक है, सेल्फ वेट को हम कंसिडर नहीं किए थे, हमने सिर्फ सिग्मा जेड निकाला, इस क्यू लोडिंग के कारण कितना सिग्मा जेड आएगा। लेकिन न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड कहता है कि कोई मतलब नहीं है कि आपका एरिया प्लान एरिया रेक्टेंगुलर हो या फिर सर्कुलर हो या फिर ट्रेपेजोइडल हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई प्रोफाइल का हो। ठीक है, ये नो बाउंडेशन ऑन प्लान एरिया, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड प्लान एरिया पर कोई बाउंडेशन नहीं है न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड के अंदर। मतलब कोई जरूरत नहीं, अगर आपको बोला है एक ट्रेपेजोइडल प्लान एरिया है और वहां पर इस ट्रेपेजोइडल प्लान एरिया पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो जहां पर आपको स्ट्रेस निकालना है, और ये पॉइंट पी एट जेड यूनिट डेप्थ बिलो है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्चुअली स्ट्रेस का वैल्यू बताना है, तो आराम से हम न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम बोजिनेक्स और वेस्टरगार्ड थ्योरी को अप्लाई कर सकते थे इस केस में? नहीं कर सकते थे, नहीं होता था। इस कारण से ये एक नया थ्योरी का डेवलप हुआ। देखिए, नया थ्योरी तभी आता है जब आपको कठिनाइयां हो पुराने थ्योरी को यूज करने में। तो पुराने थ्योरी को यूज करने में कुछ ना कुछ कठिनाइयां थी, तो इसलिए ये नया थ्योरी को यूज में लाया गया। अब ये थ्योरी कैसे डेवलप हुआ है, चलिए ये बताते हैं अब। तो ये तो था एजम्पशंस से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे। अब देखिए, अब कुछ बताता हूं न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का डिजाइन के बारे में। तो न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, लिखिए, इन्फ्लुएंस चार्ट कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया था कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड रेडियल लाइंस। तो लिखिए, कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स
ठीक है, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड रेडियल लाइंस that divides the influence chart in many number of area unit. लिखिए मैं बताता हूं, एरिया यूनिट, अंडरलाइन करिए रेडियल लाइन एंड एरिया यूनिट एंड डिवाइड को, ठीक है अभी तक, वेयर जहां की इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया यूनिट at the center of concentric circle is same. समझ में आया? नहीं आया होगा मैं बताता हूं, तो लिखिए इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में और एक लाइन लिखिए कि देयर आर मेनी नंबर ऑफ influence chart for different scale. ठीक है, अब ये स्केल यहां पर AB होता है, AB बराबर Z यानी कि डेप्थ. इस स्केल के रेस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस चार्ट, अनेक इन्फ्लुएंस चार्ट बनाई जाती हैं. मैं बताऊंगा क्या है. तो एक इन्फ्लुएंस चार्ट का इन्फ्लुएंस फैक्टर जो IF होता है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर. यह है इन्फ्लुएंस फैक्टर. तो किसी एक इन्फ्लुएंस चार्ट का इन्फ्लुएंस फैक्टर कांस्टेंट होती है. तो डिफरेंट इन्फ्लुएंस चार्ट का इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या सेम होगी? अलग अलग होगी. ठीक है, तो अलग अलग, अगर मेनी नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट बना रहे हो, मतलब अलग अलग बना रहे हो, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी AB बराबर Z माने कि डेप्थ है यहाँ पर. ये कैसे है मैं बताता हूँ. ये डेप्थ स्केल में हम इन्फ्लुएंस चार्ट को बनाते हैं. तो इन्फ्लुएंस फैक्टर भी हर एक चार्ट का अलग होगा ना. तो लिखिए हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंस फैक्टर वैल्यूज. ये सब शॉर्ट नोट्स लिखना है IAS के अंदर, IAS के एग्जाम के अंदर. इन्फ्लुएंस फैक्टर वैल्यूज माने कि IF का वैल्यू अलग अलग होगा. ठीक है, तो एक जनरल है, एक जनरल चार्ट का जो डिजाइन होता है जनरली, लिखिए जनरली, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बराबर 10 जनरल 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को यूज करते हैं. एंड नंबर ऑफ रेडियल लाइंस ड्रॉन बराबर 20. ठीक है, ये जनरल डिजाइन है, जनरल डिजाइन. अब चलिए विश्लेषण करते हैं इस थ्योरी का. न्यूमेरिकल एनालिसिस समझने का कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी कहता क्या है, ये थ्योरी आपको क्या बताती है और इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसे समझने का कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल को लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंस फैक्टर है क्या, और वो जो देखिए क्या है. पहले तो एक चार्ट बनाइए, इन्फ्लुएंस चार्ट. तो मैंने बोला कंसेंट्रिक सर्कल का होगा, तो कहीं एक सेंटर होगा. ये है कंसेंट्रिक सर्कल्स. यहां पे मान लो मैं 3 कंसेंट्रिक सर्कल आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल है और यहां से रेडियल लाइन पास कर रहा है. एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसा हो गया, ये एक हो गया और एक ले लो इस तरह से. ठीक है, तो ये है एक इन्फ्लुएंस चार्ट, न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट. ठीक है, और ये जो न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट डिजाइन की गई है उसका स्केल है AB बराबर
जेड, माने कि जेड क्या है, मैंने बताया आपको डेप्थ। तो एट डेप्थ 10 मीटर, एट डेप्थ 5 मीटर, एट डेप्थ 2 मीटर। तो हर एक ए बी के करस्पॉन्डिंग, हर एक जेड के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग इन्फ्लुएंस चार्ट मिलेगी। ओके, सो दिस इज द स्केल। अब देखिए, मान लीजिए m होता है, मैं अगर m लिखूं नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, और n को लिखूं नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, ठीक है। तो एरिया यूनिट क्या हो गया, ये जो एक एरिया है ना, ये एक एरिया यूनिट होगा, ये 1 एरिया यूनिट। ओके, तो अगर m नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है और n नंबर ऑफ रेडियल लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ एरिया यूनिट कितना होगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या आपको क्या करना होगा, m को n से गुना कर देना होगा, तो आपको निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एरिया यूनिट किसी भी इन्फ्लुएंस चार्ट में कितना होगा, अगर m कंसेंट्रिक सर्कल है और n नंबर ऑफ रेडियल लाइन वहां पे ड्रॉ किया गया है। तो ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आई। ये है सेंटर। तो और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हर एक एरिया यूनिट के कारण जो इन्फ्लुएंस फैक्टर का वैल्यू होगा एट सेंटर वो होगा 1। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, ये मैंने आपको लिखवाया था कि मान लीजिए लेट आई एफ बराबर होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है, ड्यू टू influence of all area unit at the center of in Newmark's influence chart। ठीक है, न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का जो सेंटर है वहां पर जो आई एफ का वैल्यू है ये मान लीजिए 1 है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एरिया यूनिट्स, सभी एरिया यूनिट के कारण इन्फ्लुएंस फैक्टर 1 आ रहा है। अगर तो इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया यूनिट, अगर मैं आपसे पूछूं फिर एक सवाल कि मुझे ये बताओ कि इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया यूनिट एट सेम लोकेशन, माने सेंटर पर ही कितना होगा, ये अगर सवाल है तो आप सिंपल बता सकते हो क्या, 1 मतलब जो है सभी एरिया यूनिट के कारण उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एरिया यूनिट से m इंटू n। ठीक है, माने कि क्या हो गया कि इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया यूनिट एट सेंटर बराबर होगा 1 इंटू mn, जो कि होगा सेम सभी एरिया यूनिट के लिए, माने कि ये कांस्टेंट हो गया इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर ए गिवन स्केल ड्रॉन। ठीक है, ए बी जेड एक इन्फ्लुएंस फैक्टर, एक न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का इन्फ्लुएंस फैक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है, और उसका स्केल भी एक कांस्टेंट होगी, माने कि डेप्थ, स्केल जो है यहाँ डेप्थ है। तो देखिए मैंने जो एक डायग्राम बनाया न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट, तो यहाँ पर m कितना है मुझे बताइए, m कितना है, 1 2 3, n कितना है 1 2 3 4 5 है क्या, ठीक है, m और n 5 5 3 और 5 मिला। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तो नंबर ऑफ एरिया यूनिट m बराबर है 3 और n बराबर है 5, तो नंबर ऑफ एरिया यूनिट कितना होगा, m इंटू n बराबर 5 या 15 एरिया यूनिट, और इन आई एफ का वैल्यू एट सेंटर ड्यू टू ऑल एरिया यूनिट 1, तो आई एफ फॉर ईच एरिया यूनिट कितना मिलेगा, 1/15। कैलकुलेट करिए, माने कि 0.066 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ट है करस्पॉन्डिंग चार्ट जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाया है, इस चार्ट का स्केल है ए बी बराबर जेड, स्केल पर ये चार्ट ड्रॉ की गई है, और इस चार्ट का जो इन्फ्लुएंस फैक्टर का वैल्यू है
IF ये है 0.066, ठीक है। मतलब इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ ईच एरिया यूनिट एट द सेंटर विल बी सेम एंड इट इज 0.066, ठीक है। ये है इन्फ्लुएंस, ये है न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए कि इस चार्ट को यूज करके हम कैसे निकालें किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस, हाउ टू फाइंड। ये तो चार्ट का थ्योरी था। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस लिखिए, वर्टिकल स्ट्रेस ठीक है, यूजिंग न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट। कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड इट। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक प्लान एरिया है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिएगा बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई एक प्लान एरिया है, ये मान लीजिए ये एक प्लान एरिया है। ये चलिए सर्कुलर नहीं बनाएंगे, मैं कोई एक प्रोफाइल का बनाता हूं। ये मान लीजिए एक ट्रेपेजोइडल प्लान एरिया है। चलिए ये प्लान है, ठीक है, ये है ट्रेपेजोइडल प्लान एरिया। अब यहां पर एक लोड है Q, ओके, या फिर ये पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ। चलिए ये भी मान लिया कि इस ट्रेपेजोइडल एरिया पर जो लोड लग रही है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लोडिंग लग रहा है। अब इस प्लान एरिया पर कोई एक पॉइंट Q दिया हुआ है और पूछा है एट Z मीटर डेप्थ बिलो दिस पॉइंट, यहाँ पर इस स्ट्रेस सिग्मा Z कितना होगा, ये हम निकालेंगे यूजिंग न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान सा है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट बनाना है। मान लो Z का वैल्यू मैं लेता हूँ 10 मीटर। तो यूजिंग दिस स्केल, तो न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट कुछ ऐसे बनाइए। मान लीजिए उसमें 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेम मान लो 3, वही पहले वाला ले लो, और 5 रेडियल लाइंस हैं, ठीक है। तो m बराबर 3 है, n बराबर 5 है, और हर एक एरिया यूनिट का IF जो अभी निकाला कितना निकाला था, 0.066 कुछ आया था क्या। यह है न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट करस्पॉन्डिंग टू AB स्केल बराबर 10 मीटर, ठीक है। ये है न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट, आपको मिल गया, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को, हमारा जो प्लान एरिया है, प्लान एरिया, उसको किसी एक स्केल पर एक पेपर पर कोई एक स्केल, ठीक है, कोई एक स्केल एज्यूम करेंगे। ये एज्यूम करना है, किसी एक स्केल को एज्यूम किया, और इस करस्पॉन्डिंग एज्यूम स्केल के करस्पॉन्डिंग हम एक पेपर पर इस प्लान एरिया को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लोडिंग है Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, इस प्लान एरिया पर प्लॉट कर लिया। अब हमारा जो न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट है, और मान लीजिए हमको लोड निकालना था वर्टिकल स्ट्रेस एट Z बराबर, यहाँ निकालना था सिग्मा Z, और ये कितना होगा, और ये था Z बराबर 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमको सिग्मा Z निकालना था, और ये था पॉइंट P, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन दी प्लान एरिया। अब हमने क्या किया, हमने जो न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट बनाया है उस चार्ट को लाएंगे और इस प्लान एरिया पर कुछ ऐसा प्लेस करेंगे कि ये पॉइंट और न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का सेंटर कंसाइड कर जाए। तो मान लीजिए कंसाइड कर गया, ठीक है, ये कंसाइड कर गया। तो और न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट इस प्लान एरिया को इस तरह से कवर किया है। मान लो रेडियल लाइंस है, ओके। तो देखिए अब हमको कैलकुलेट कर लेना है ये कि न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट का कितना एरिया यूनिट इस प्लान एरिया पर प्लान एरिया कवर कर रहा है। तो ये एक एरिया यूनिट है, ये एक एरिया यूनिट है, ये वाला एक एरिया यूनिट है, सॉरी ये नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड द प्लान एरिया है, सॉरी फॉर दैट।
this is outside plan area. So this is one area unit. Again this portion is again covered, ठीक है, this is covered, this is covered, this is covered, this is covered, this is again this is covered, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और माइनर सा मिस्टेक है, हमको न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट को कुछ ऐसा प्लेस करना है कि वो प्लान एरिया को कंप्लीटली कवर करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दिया, डायग्रामेटिक मिस्टेक था, कॉन्सेप्चुअल नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ये मान लो ये एक एरिया यूनिट है, ठीक है। तो आप अब क्या करिए कि जितना भी कंप्लीट एरिया यूनिट्स है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सॉरी अगेन फिर से मिस्टेक हो गया। तो ये 4 है और ये 5 है। फिर कंप्लीट एरिया यूनिट्स कौन कौन है, फिर ये 6th वाला कंप्लीट है, देखिए। उसके बाद क्या 7th वाला कंप्लीट है, मान लीजिए, मान लिया है नहीं लेकिन मान लिया, ठीक है, ओके। तो इतना एरिया यूनिट कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट एरिया यूनिट है, मान लीजिए, ये सब मान लीजिए। लेकिन देखिए इतना का बच रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब बच रहा है, इतना बच रहा है, ये सब बच रहा है। एक एरिया यूनिट में इतना पोर्शन कवर नहीं किया है प्लान एरिया ने, ये पोर्शन कवर्ड नहीं है, ठीक है। और इस एरिया यूनिट का ये वाला पोर्शन कवर नहीं है, ठीक है। तो ये सब एरिया यूनिट क्या होगा, पार्शियल एरिया यूनिट, पार्शियल एरिया यूनिट। और जो एरिया यूनिट को मैंने नंबरिंग किया है जैसे कि 1 2 3, ये सब क्या है, कंप्लीट एरिया यूनिट, ठीक है, कंप्लीट एरिया यूनिट। तो अब आपको निकालना है सिग्मा जेड। तो सिग्मा जेड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कुछ ऐसा, देखिए कि सिग्मा जेड बराबर होगा n, ठीक है, गुना IF गुना Q, ठीक है। और ये n क्या है, IF तो आपको पता है, इस केस में जो हमारा है वो है 0.066 और Q तो गिवन लोडिंग है, गिवन लोडिंग, ठीक है। तो बच गया n। तो n होता है नंबर ऑफ एरिया यूनिट, कंप्लीट एरिया यूनिट, फुल एरिया यूनिट, ठीक है। ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ कंप्लीट एरिया यूनिट्स कवर्ड बाय द प्लान एरिया, ओके। ये है नंबर ऑफ टोटल, ऐसे लिखिए टोटल एरिया यूनिट, टोटल नहीं है, कंप्लीट लिखिए, कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंप्लीट ही लिखिए। नंबर ऑफ कंप्लीट एरिया यूनिट occupied by the given, ठीक है, प्लान एरिया, ठीक है, ऑफ लोडेड सॉइल, ऑफ लोडेड सॉइल। तो n है नंबर ऑफ कंप्लीट एरिया यूनिट। तो क्या हम सिर्फ जो कंप्लीट एरिया यूनिट है उसे ही कंसीडर करेंगे और जो पार्शियल है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे ना कि ये जो पार्शियल एरिया यूनिट है, ये मान लीजिए ये है आधा और ये है आधा, तो इन दोनों को मिला के एक एरिया यूनिट बना देंगे। ये मान लीजिए A है और ये है B, तो अगर आप A प्लस B को कर दो तो इन दोनों को मिला के 1 एरिया यूनिट बनेगा, एक एरिया यूनिट। और इसका इन्फ्लुएंस सेंटर पे कितना होगा, सेम 0.066, ओके। इसका भी इन्फ्लुएंस सेम होगा 0.66। तो उसी तरह से जितने भी आधे अधूरे एरिया यूनिट हैं उनको हम मिला के एक एरिया यूनिट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उस तरह से जितना एरिया यूनिट बन जाए तो वो होगा n, टोटल नंबर ऑफ एरिया यूनिट। अब इससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है हर एक एरिया यूनिट के कारण IF का वैल्यू कितना आता है एट सेंटर, इस पॉइंट पर। अब इससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है Q लोडिंग जो हमारा ग्राउंड पर लोडेड है, ओके। तो ये निकल जाएगा सिग्मा जेड एट गिवन जेड, और ये गिवन जेड इस केस में मैंने लिया है 10 मीटर, ठीक है। और ये जो न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है AB जो स्केल लिया गया है Z बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमको यूज करना है न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। तो आपको लग रहा होगा कि ये मेथड बेकार है,
ये मेथड से क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे क्या आएंगे ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और इसका जो वैलिडिटी है थ्योरी का, वैलिडेशन ऑफ थ्योरी, वैलिडेशन ऑफ थ्योरी, इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव ईएससी में आ सकता है और गेट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गेट में भी आजकल ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 1 मार्क्स के अंदर, या फिर मैच द फॉलोइंग में न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक पैरामीटर दे दिया है, ठीक है, या फिर मैच द फॉलोइंग। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो नहीं क्लियर तो हो ही जाएगा। आप पहली बार नहीं हो रहा है तो दूसरी बार देखो, या फिर आपने जो नोट्स लिखा है उस नोट्स को ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिए, ठीक है। और वहां भी समझ में नहीं आए तो दोबारा मेरा वीडियो देखिए, आपने कहीं ना कहीं कोई बात नहीं सुनी होगी जो मैं बताया हूं, ठीक है, कोई बात आपने स्किप कर दी होगी, तो दोबारा देखिए तो समझ में आएगा। एक बार में नहीं होता है, मेहनत करना होता है, तो बार बार मेहनत करिए। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नाउ। छोटा सा चैप्टर था, लेकिन अब जो मैं चैप्टर शुरू करूंगा उस चैप्टर को आप स्किप करने का पाप मत करिएगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं अगले वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। ये एक लेंथी चैप्टर है और आईईएस और गेट, ठीक है, आप जितना भी स्टार दे दो उतना कम है फॉर ईएससी एंड गेट एग्जाम। भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। जैसे कि कंसोलिडेशन का चैप्टर था, ये चैप्टर उससे भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। कहीं भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है, हर एक लाइन पर एक ना एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है और इसका हर एक लाइन पर एक ना एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। कोई भी लाइन इसका फिजूल नहीं जाता है, इसलिए मैंने अनगिनत स्टार इस चैप्टर को दे दिया है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ हम पहले पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का, स्लोप्स का स्टेबिलिटी, मतलब ये उसके बाद उसी के साथ मिलते जुलते एक चैप्टर और पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के अंदर मैं बहुत सारे न्यू पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे कि मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं कौन कौन सा नया पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सबसे पहला तो मैं ये करूंगा कि फाई क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है ये इंट्रोड्यूस करूंगा। कुछ आइडिया दे दूंगा कि मेजर एंड माइनर स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है, मोहर्स स्ट्रेस सर्कल बता दूंगा, ठीक है, मोहर्स स्ट्रेस सर्कल के बारे में बता दूंगा, फाई बता दूंगा, म्यू बता दूंगा, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, सी कोहेजन ऑफ सॉइल, इससे कैसे निकाला जाए ये बताऊंगा। तो बहुत सारे न्यू पैरामीटर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो जो पहला वीडियो होगा शियर स्ट्रेंथ का, अब कितने वीडियो मैं बनाऊंगा शियर स्ट्रेंथ पर ये मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन जो पहला वीडियो होगा यहाँ पर मैं एकदम पूरे चैप्टर का फाउंडेशन को मैं डिस्कस करूंगा। पूरे का पूरा चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है, जो थ्योरी यूज होंगे, जो डेफिनेशंस यूज होंगे, वो मैं फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप किताब से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला फर्स्ट वीडियो कभी भी गलती से मिस नहीं करना, बिल्कुल नहीं तो पाप हो जाएगा। तो फॉर नाउ थैंक यू, आई एम एंडिंग हियर।